क्या क्या आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करूँ कॉम्प्रीहेंशन की, ठीक है, तो कॉम्प्रीहेंशन हम्म, पहले तो एक दो आते थे लेकिन अभी मल्टीपल पूछने लग गए हैं। कॉम्प्रहेंशन 15 मार्क्स का होगा, मतलब अगर इसमें 15 नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए हुए हैं ना, तो हर एक पैराग्राफ के 5-5 क्वेश्चंस होंगे। इसका मतलब जब ये एनालिसिस है उसमें उस टाइम 3 पैराग्राफ्स आए थे। फाइन। अच्छा, दूसरी बात, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस, उसमें कुछ नहीं देगा कि आपको एक सेंटेंस दे देंगे, ठीक है, एक सेकंड को नोट डाउन कर देते हैं। फाइन, ठीक है, उसमें कुछ नहीं देंगे, एक सेंटेंस देंगे, उसमें मल्टीपल वर्ड्स होंगे और जो कि आगे पीछे लिखे हुए होंगे, उन वर्ड्स को बस अपने सही फॉर्म में अरेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने लिख दिया कि, मान लो कुछ भी लिख दिया कि, लिख रहा है, थोड़ा जोर लगा के लिखना पड़ता है, इंडिया इज सब कॉन्टिनेंट, फिर लास्ट में मान लो कि मैंने लिख दिया ए, तो उसको अरेंज कैसे करेंगे, इंडिया इज अ सब कॉन्टिनेंट, ठीक है, तो एक ही सेंटेंस होगा, बस उसमें वर्ड्स आगे पीछे लिखे हुए होंगे। अब जितने भी हमारे पास टॉपिक्स है ना, इन सारे टॉपिक से 10 क्वेश्चन आएंगे। फाइन। नेक्स्ट पे चलते हैं, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस। आपको ये भी दिख रहा है क्या, ये वाला पोर्शन? कौन सा? हाँ, साइड साइड वाला। हाँ, दिख रहा है, अच्छा तो इसको मिनिमाइज कर देते हैं। चलो फाइन, ठीक है। अब आओ किस पे, मेरे ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस पे। अब ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस में क्या होगा कि आपको एक पूरा पैराग्राफ दे देंगे, पूरा पैराग्राफ देंगे और उसमें नंबरिंग कर देंगे। लाइक उसमें क्या होगा, जिसमें जो फर्स्ट सेंटेंस होगा, सेंटेंस नंबर फर्स्ट, और लास्ट में सेंटेंस नंबर 6 या 7, जो भी उनका मन करेगा, ठीक है, सेंटेंस नंबर फर्स्ट और सेंटेंस नंबर 6 होंगे, वो फिक्स होंगे। ठीक है, मान लो कि उन्होंने एक स्टोरी दे दी, उसका स्टोरी का फर्स्ट पार्ट बता दिया और उसका फाइनल पार्ट बता दिया। अब क्या करेंगे, बीच में जो 2, 3, 4, 5, ठीक है, या नेगेटिव 5, ठीक है, वो सारे जो सेंटेंसेस होंगे वो ऊपर नीचे जचे हुए होंगे। राइट, तो हमको क्या करना है, पहले सारे सेंटेंसेस पढ़ने हैं, फिर पता करना है कि ये कौन से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हो। स्पेसिफिकली हमको एडवांटेज कहाँ पे मिलता है, जब हमको हिस्ट्री की भी बात कर रही होती है, तो वो क्या बोलते हैं, किसी सेंटेंस में 1910 मेंशन कर देंगे, फिर दूसरे सेंटेंस में 1905 मेंशन कर देंगे, फिर किसी सेंटेंस में 1942 मेंशन कर देंगे। तो मुझे पता है कि अगर हिस्ट्री की बात हो रही है तो ये वाला सेंटेंस पहले आएगा, फिर ये सेकंड नंबर पे आएगा, फिर ये थर्ड नंबर पे आएगा। फाइन। ओके, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसके भी 10 क्वेश्चंस, ये सारे 10 क्वेश्चंस ही पूछते हैं। फिर आओ कंप्लीशन ऑफ सेंटेंसेस। अब पता है इंग्लिश में टाइम कम रह जाता है क्योंकि इसमें थोड़ी सी स्पीड रखनी पड़ती है। जब अपन पेपर सॉल्व करेंगे ना, तब देखेंगे साथ में क्या क्या होता है। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, कंप्लीशन ऑफ सेंटेंसेस पे। ये रहा कंप्लीशन ऑफ सेंटेंसेस। इसमें कुछ नहीं होता, एक सेंटेंस दिया हुआ होगा, आगे आपको फिल इन द ब्लैंक्स दी हुई होगी और उसके 4 ऑप्शंस हो। अब ये ऑप्शंस पार्ट्स ऑफ स्पीच से, POS, पार्ट्स ऑफ स्पीच से कहीं से भी आ सकते हैं। आपको कोई आइडिया है पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, हम्म, क्या होते हैं? आप बताओ फिर। देखो, स्पीच की अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। अगर मैं स्पीच की बात करूं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पीच किसको बोलते हैं, अभी मैं जो भी बोल रही हूँ, ठीक है, तो मैं जो भी कुछ भी बोलती हूँ ना, वो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड होता है। मैं मल्टीपल चीजें यूज कर रही हूँ, मैं किसी जगह का नाम यूज कर रही हूँ, मैं किसी इंसान का नाम यूज कर रही हूँ, मैं किसी एक्शन का नाम यूज कर रही हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि शी इज वॉकिंग, तो मैंने किसी लेडी का नाम लिया, मैंने ये भी बताया कि वो कौन सा एक्शन कर रही है, वो वॉक करने वाला एक्शन कर रही है। फाइन। तो मैं जो भी बोलती हूँ ना, वो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड होता है, उसको बोल, तो जो मैं बोल रही हूँ दैट इज माई स्पीच, और जो कैटेगरीज होगी दैट इज माई पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, तो देर आर टोटल इतना काइंड ऑफ स्पीच। ठीक है, अगर थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है नाउन। न्यू न्यू पेज लूँ क्या, अगर आपको इसमें दिक्कत आ रही है तो? नहीं नहीं, समझ आ रहा है बस। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल नाउन। अब बाद में इनको डिटेल्स में भी पढ़ेंगे, क्योंकि क्या होता है कि अभी हमने क्या पढ़ा कि कंप्लीशन ऑफ अ सेंटेंस, तो कंप्लीशन ऑफ अ सेंटेंस में आपको जो 4 ऑप्शंस दिए हुए होंगे ना, उनमें यही सब होंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच भरे हुए होंगे। फिर मुझे ये डिसाइड करना है कि यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच आएगा। फाइन।
तो एक बार पार्ट्स ऑफ स्पीच को रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज नाउन, फिर क्या होता है प्रोनाउन, सुना हुआ है ये कभी? हाँ। ठीक है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, उसके बाद एडजेक्टिव, और क्या होता है? कंजक्शन, प्रीपोजिशन, ये होता है क्या? ठीक है, हाँ हम्म, बिल्कुल होते हैं। कंजक्शन, इंटरजेक्शन, कितने हो गए? 7 हुए हैं। ठीक है, और 8 हुआ अभी जो आपने बोला। फाइन, इतना सारा हमारा उसमें इंक्लूडेड रहेगा। ठीक है, ऑल राइट, आते हैं अब अपने, ये पूरा इरेज कैसे होता है मुझे इसका आइडिया नहीं, थोड़ा देखना पड़ता, मैं थोड़ा फिगर आउट करूंगी इसको। फाइन, ये हो गया मेरा कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस, ये भी मेरे सारे टोटल 10 क्वेश्चन हैं। फिर आ जाओ आपकी क्लोज कंपोजिशन। क्लोज कंपोजिशन में कोई आइडिया क्या होता है? इसमें अच्छा, वो तो फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। हाँ, हम्म, क्लोज कंपोजिशन में क्या होगा कि आपको जो पैराग्राफ दिया हुआ होगा ना, भाई हम्म, क्या है, आपको जो पैराग्राफ दिया हुआ होगा ना, उस पैराग्राफ में बीच बीच में फिल इन द ब्लैंक्स हो, समझ गए? हम्म, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स अलग चीज है, लेकिन क्लोज कंपोजिशन अलग चीज है। फाइन, उसके बाद आते हैं अपने प्रीपोजिशन एंड डिटर्मिनर्स पर। ये अपना अलग से टॉपिक है जिसको अलग से डिस्कस करेंगे। उसमें क्या होगा, अपने सारे 10 के 10 जो क्वेश्चंस होंगे वो मेरे डिटर्मिनर्स पे बेस्ड होंगे और मेरा प्रीपोजिशन पे बेस्ड होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं डिटर्मिनर्स की बात करूँ, क्योंकि ये टॉपिक आपका फेमिलियर है तो इससे स्टार्ट करते हैं। कितने टाइप के डिटर्मिनर्स होते हैं? ये 3 होते हैं, समझ में आ रहा है? हम्म, ठीक है, अब क्या होगा कि सेम इसमें भी सेम ही रहेगा। क्या करेंगे कि या तो कोई सेंटेंस लिख देंगे, अब उसमें कोई इन्होंने गलत डिटर्मिनर एंटर कर दिया, मान लो इन्होंने ए, एन की जगह ए लिख दिया, और फिर मुझे नीचे 4 ऑप्शंस देके पूछेंगे कि अब बताओ जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है वर्ड, उसमें से इन चारों में से मेरा कौन सा डिटर्मिनर आएगा। ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन क्या होता है, ये तो 3 ही होते हैं, फोर्थ ऑप्शन में क्या बोलेगा कि नहीं, इसमें कोई करेक्शन नहीं होगा। फाइन, उसके बाद आओ प्रीपोजिशन की अगर मैं बात करूं, तो मान लो कि इन्होंने लिख दिया द कैट इज अंडर द टेबल। फाइन, तो हमको प्रीपोजिशन कुछ नहीं है, प्रीपोजिशन जस्ट हमको किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताता है कि वो उसके अंदर है, ऊपर है, नीचे है, बाहर है, अराउंड है। फाइन, कि मैंने लिख दिया कि द डॉग्स, द नहीं, मान लो मैंने लिख दिया द डॉग, डॉग, BARK, फिर फुल स्टॉप। ठीक है, अब बताना है कि इसमें एरर क्या है, एनी आइडिया? एस लगेगा। कहाँ पे लगेगा? बार्क। बार्क में, ठीक है, इसके क्यों? पीछे। क्यों? क्योंकि सिंगुलर है। सिंगुलर है, ठीक है, चलो फिर ठीक है, इतना कंसेप्ट तो फिर क्लियर ही है, बट स्टिल अपन है ना एक बार बेस को क्लैरिफाई करते हुए चलेंगे। अब क्या होता है, आपने अभी जो बोला कि ये सिंगुलर है इसीलिए इसके साथ एस या फिर ईएस लगेगा, और जनरली बार्क के साथ एस लगता है, सो इट विल बी द डॉग बार्क्स। अब क्या होता है कि आपने जो बोला है ना कि डॉग के साथ बार्क्स लगेगा, दिस टॉपिक, दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, हम्म, अच्छा, अब क्या होता है, सब्जेक्ट किसको बोलते हैं? सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट को ही बोलेंगे। नहीं, अगर हिंदी में किसी को समझाना हो तो सब्जेक्ट क्या होता है? करता। कर्ता, ठीक है, जो कोई काम करने वाला हो। ठीक है, और वर्ब क्या हो गया? वर्ब तो क्रिया हो गई। ठीक है, उसकी कोई भी एक्शन। हम्म, फाइन, तो यहाँ पे मेरा जो सब्जेक्ट है दैट इज मेरा डॉग जो काम करने वाला है, और जो काम कर रहा है दैट इज मेरा भौंकना, बार। ठीक है, अब क्या होगा
कि पहला रूल जो मेरा फर्स्ट एवर रूल जो मेरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है, वो बोलता है कि अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मेरा जो वर्ब होगा वो भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। इतना क्लियर। दूसरा जो रूल है वो यही बोलता है कि अगर मेरा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है तो मेरा वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा। फाइन। तो अब इसी जगह मान लो कि मैं लिखूं द डॉग्स, DOGS, BARKS, तो इसमें क्या एरर होगी? डॉग के पीछे ऐसा थोड़ी लगेगा, या फिर हाँ, बार के पीछे से ऐसा हटा दो, दोनों में से एक रहेगा मतलब। दोनों में से एक लगेगा, बिल्कुल सही, आपकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मैं किसी सेंटेंस में एरर देख रही हूँ तो मुझे जो पहले इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी गई है ना, मैं उसका एरर, जो एरर होगा मैं उसके बाद वाले सेंटेंस में लिखूंगी। ठीक है। तो इन्होंने मुझे पहले क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी गई है कि जो मेरे सब्जेक्ट है वो प्लूरल। हम्म। फाइन। तो अब मैं इसमें कोई चेंज नहीं करूंगी, मैं किसमें करूंगी, जो मेरा रेस्ट ऑफ द सेंटेंस बचा है वो। अब रेस्ट ऑफ द सेंटेंस क्या बचा है, बार्क हो गया, तो बार्क्स हो गया, तो उसमें क्या चेंज होगा, ये एस होगा, वो एलिमिनेट हो जाएगा। फाइन। सो द डॉग्स बार्क। डन। ठीक है। एक सेकंड रुको। पूरा हटा देते हैं। गायब हो गया क्या? देखो अभी तक सिर्फ 10 मिनट हुए हैं और सोच लो हमने कितना कवर कर लिया, है ना? प्रोडक्टिव रहा थोड़ा सा। चलो। नहीं, सही है। ओके। चलो बैक टू द स्क्रीन वापस शेयर करते हैं। हम्म, हाँ ये। ठीक है। ऑल राइट। कहाँ तक कर लिया था हमने, अगर मैं एनोटेशन ऑन करूँ तो? हाँ, कहाँ तक कर लिया था? प्रीपोजिशन एंड डिटर्मिनर्स हो गए थे। ठीक है। उसके बाद आओ हम्म। स्पॉटिंग द एरर्स हो गया था। फिर आओ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच अपना पूरा टॉपिक है जहां से कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेगा, वेदर इट्स नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, और क्या बच गया एक? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इंटरजेक्शन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव बच हो गया। गया ना? हो गया। अच्छा, 8 हो गए। वाह ठीक है। ठीक है, उसके बाद आओ वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग का कुछ नहीं है। एक पूछेगा कि अच्छा, वन थिंग, इसमें हमको एडवांटेज क्या है, इसमें एडवांटेज ये है कि ये क्या करता है, हमको एक सेंटेंस प्रोवाइड करा देता है। ठीक है। अब सेंटेंस प्रोवाइड कराने से कोई भी जो अंडरलाइन वर्ड होगा ना, हम उसको इजीली डिटेक्ट कर पाएंगे कि इसका मतलब क्या है। क्योंकि आगे वाले सेंटेंस और पीछे वाले सेंटेंस से मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरा जो सब्जेक्ट है वो कर क्या रहा है, या फिर मेरा जो सेंटेंस है वो कहना क्या चाहता है। फाइन। अब सीडीएस का एडवांटेज ये है कि आजकल क्या सेंटेंस प्रोवाइड करते हैं, उसी में से एक वर्ड को अंडरलाइन कर देते हैं और पूछते हैं कि इसका मीनिंग बताओ। फाइन। तो वर्ड मीनिंग ये रहा। अब वर्ड मीनिंग को हम, वर्ड मीनिंग वापस बताओ, वो क्या नेटवर्क आपके एरर आया था अभी? ओके, कहाँ तक सुना था लास्ट? वर्ड मीनिंग पे आते हैं, बस ये सुना था। ओके। अगर मैं वर्ड मीनिंग की बात करूँ तो हमारे पास एडवांटेज ये है कि वो क्या करेंगे, एक सेंटेंस प्रोवाइड करा देंगे और उसी सेंटेंस में एक वर्ड को अंडरलाइन करके पूछ लेंगे कि इसका मीनिंग बताओ। फाइन। हम्म। अब क्या होगा कि अगर मुझे किसी वर्ड का मतलब भी नहीं पता है तो मैं क्या करूंगी, आगे वाला सेंटेंस पढ़ के और पीछे वाला सेंटेंस पढ़ के इस वर्ड का थोड़ा सा अंदाजा लगा लूंगी। मान लो कि मैं 50-50 तक पहुंच जाऊँ, 50-50 तक पहुंच जाऊंगी, ये भी मतलब हो सकता है, ये भी मतलब हो सकता है। फाइन। अब देखो जो वर्ड मीनिंग्स है, इसको हम क्या बोलते हैं, वोकैब्युलरी वाला पार्ट। POCA। गया फिर से मेरा पेन।
ठीक है, दैट इज मेरा वोकैबुलरी वाला पार्ट। वोकैबुलरी का मतलब आपका जो शब्दकोश है वो कितना ब्रॉड। देन चलो अब आओ, होमोनिम्स आजकल नहीं आते हैं, अब इन्होंने पूछना बंद कर दिया। मैं अगर 1 2023 की बात करूं तब भी नहीं दिए थे, 2 2023 की बात करूं तब भी नहीं दिया था, और 1 2024 की बात करूं तब भी नहीं दिया था। ठीक है, बाकी सिनोनिम, सिनोनिम का मतलब होता है कि कोई एक वर्ड है, ठीक है, कोई एक वर्ड है, उसका सिमिलर सिमिलर मीनिंग का कोई दूसरा वर्ड। ठीक है, मेरा कैमरा ऑन है। ठीक है, अब कोई वर्ड है उसका सिमिलर मीनिंग का कोई दूसरा वर्ड, फाइन। अच्छा, इसमें एक और आपको ऐड करना पड़ेगा, दैट इज अवर एंटोनिम। एंटोनिम का मतलब क्या होता है? एंटोनिम का मतलब ऐसा कोई वर्ड जिसका मीनिंग ऑपोजिट होता है उस वर्ड के। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। ठीक है, तो अभी तक मतलब मेरा स्टार्टिंग का मेन मोटिव यही था कि हमको पहले ये देखना है कि हमको टॉपिक्स कौन से पूछे जाते हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग टैग कंप्लीट किया। हाँ, एक और बात बता दूं, राइट, इसमें एक और एडिशन हुआ है, दैट इज अवर क्यूटी, दैट इज अवर क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग, ठीक है। अब क्वेश्चन टैग क्या होता है? कुछ नहीं होता, आपको एक सेंटेंस दे देंगे। मान लो कि मैंने आपको पूछा कि आज कौन सा डे है, ट्यूसडे है। हाँ, तो मैंने आपको पूछा कि आज, मैंने पूछा नहीं, मैंने बस बोला आज ट्यूसडे है ना? ठीक है, या फिर दूसरे टाइप से कि मैंने आपको बोला कि आपकी आज शाम को ट्रेन है ना? ठीक है, तो वो जो है ना वाला पार्ट हो गया ना, जो मैं कंफर्मेशन के लिए पूछ रही हूँ किसी को, दैट इज माई क्वेश्चन टैग का पार्ट। इतना क्लियर? तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन किस हिसाब से पूछा जाएगा कि एक सेंटेंस दे देंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है, जब भी कोई क्वेश्चन टैग पूछेगा, क्वेश्चन टैग के पहले हमेशा कॉमा लगा हुआ होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन टैग के बाद वाला जो पोर्शन है, दैट इज माय क्वेश्चन टैग वाला पार्ट। ठीक है, अब क्या होगा कि मान लो कोई भी आपको एक वर्ड दे देगा और फिर उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन टैग लगा हुआ होगा, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ होगा, और आपको 4 ऑप्शंस देके पूछ लेंगे कि इसमें से करेक्ट कौन। फॉर एग्जाम्पल, अभी इसका एग्जाम्पल छोड़ो, जब आप टॉपिक करेंगे तो 1 बाय 1 इसके रूल्स करते जाएंगे, फाइन।